क्या आपने कभी सोचा है कि शहर की सबसे पुरानी सब्जी मंडी के कोने में लगा एक मामूली सा ठेला उस आदमी का हो सकता है जिसके बेटे के एक हस्ताक्षर से पूरे जिले की हवा बदल जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ जब मंडी में हलचल शुरू होती है और बैलगाड़ियों, ठेलों, रिक्शों की आवाजें आपस में घुलने लगती हैं, तब गोपाल दास वर्मा अपने लकड़ी के ठेले पर हरी सब्जियां सजा रहे होते हैं। भिंडी, परवल, टमाटर, धनिया, पालक, हर सब्जी को वे ऐसे छूते हैं जैसे कोई किसान अपने खेत की मिट्टी को छूता है। उम्र 60 के पार है, घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन हाथों की पकड़ में आज भी ईमानदारी की ताकत है। मंडी के लोग उन्हें गोपाल काका कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी तौल में बेईमानी नहीं की, कभी भाव में धोखा नहीं दिया। सुबह सुबह घर की महिलाएं आती हैं और कहती हैं, काका, आज धनिया ताज़ा देना। बच्चे स्कूल जाते हुए ठेले के पास रुकते हैं और काका मुस्कुराकर एक हरी मिर्च थमा देते हैं। गोपाल दास का जीवन बहुत साधारण रहा है। पत्नी का देहांत बरसों पहले हो चुका है। घर में अब बस एक ही सपना जिंदा है, उनका बेटा अनिरुद्ध वर्मा, जो इस जिले का जिला कलेक्टर है। लेकिन गोपाल दास ने कभी किसी को यह नहीं बताया, क्योंकि उनके लिए सब्जी बेचने का काम छोटा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। अनिरुद्ध कभी कभी बिना सरकारी गाड़ी के, बिना पहचान बताए मंडी में आता है। पिता के ठेले के पास खड़ा होकर सब्जियां छांटने में मदद करता है और हंसकर कहता है, बाबूजी, आपकी ये मंडी ही असली दुनिया है। और गोपाल दास हमेशा वही जवाब देते हैं, बेटा, कुर्सी बड़ी नहीं होती, इंसान बड़ा होता है। दिन चढ़ता है, भीड़ बढ़ती है। मंडी की गर्मी और शोर के बीच अचानक माहौल बदलता है, जब नगर पालिका के संरक्षण में पल रहे कुछ दबंग वहां आ धमकते हैं। आगे आगे चलता है राजेंद्र चौधरी, स्थानीय ठेकेदार का दाहिना हाथ, जिसकी आंखों में सत्ता का नशा और जुबान में गाली बसती है। वह ठेले को पैर से ठोकर मारकर कहता है, ओ बूढ़े, यहां बैठने का टैक्स दिया है। गोपाल दास शांत स्वर में कहते हैं, बेटा, मैं 20 साल से यहीं बैठता हूं। लेकिन जवाब में हंसी गूंजती है। सब्जियां जमीन पर गिरा दी जाती है, टमाटर कुचल जाते हैं, धनिया धूल में मिल जाता है। मंडी के लोग देखते हैं, लेकिन चुप रहते हैं, क्योंकि डर रोजी से बड़ा हो जाता है। गोपाल दास झुककर सब्जियां उठाने लगते हैं। चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बस एक चुप्पी है जो भीतर तक चुभती है। राजेंद्र धमकी देता है, कल से रोज का पैसा लगेगा, नहीं तो ठेला उठवा देंगे, और भीड़ के बीच से निकल जाता है। शाम को जब अनिरुद्ध अचानक मंडी पहुंचता है और पिता को फटी तरपाल, टूटी टोकरियों और बिखरी सब्जियों के बीच बैठा देखता है, तो उसके भीतर कुछ टूटता है। गोपाल दास बस इतना कहते हैं, सब्जी का नुकसान है बेटा, आदमी तो रोज टूटते हैं। लेकिन अनिरुद्ध जान जाता है कि यह सिर्फ एक सब्जी वाले का अपमान नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी का अपमान है। और उसी पल उसके मन में यह तय हो जाता है कि अगली सुबह इस मंडी में सिर्फ सब्जियों के भाव तय नहीं होंगे, बल्कि इंसाफ का वजन भी तौला जाएगा। अगली सुबह मंडी में सूरज निकलने से पहले ही हलचल थी, लेकिन उस हलचल में आज डर की एक अलग परछाई घुली हुई थी। गोपाल दास वर्मा हमेशा की तरह समय से पहले पहुंचे, मगर आज उनके हाथों की गति धीमी थी और आंखों में बीती शाम की थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने टूटी टोकरियों को किसी तरह जोड़ा, फटी तिरपाल को सीधा किया और सब्जियां सजाने लगे, जैसे हर दिन की तरह सब कुछ सामान्य हो। लेकिन भीतर कहीं एक टीस थी जो हर सब्जी के साथ उभर आती थी। इधर मंडी के दूसरे छोर से राजेंद्र चौधरी और उसके साथी फिर दिखाई दिए। इस बार उनके साथ 2 सिपाही भी थे, जिनकी वर्दी भले कानून की थी, लेकिन आंखों में सच्चाई नहीं। राजेंद्र ने ठेले के पास आकर ठहाका लगाया और कहा, देखा बूढ़े, आज हम पूरे इंतजाम से आए हैं। गोपाल दास ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, सब्जी लेनी हो तो लो। लेकिन राजेंद्र ने टोकरियों पर लात मार दी, पहले हफ्ता दे, फिर सब्जी बेचना। आसपास खड़े दुकानदारों ने नजरें फेर लीं, क्योंकि सब जानते थे कि जो बोलेगा वही पिसेगा। एक सिपाही ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारे पास लाइसेंस है? गोपाल दास ने कांपते हाथों से पुराना कागज निकाला, लेकिन उसे फाड़कर हवा में उड़ा दिया गया। सब्जियां फिर जमीन पर बिखर गईं। पालक की गड्डियां पैरों तले कुचल गईं। टमाटर लाल की जगह काले पड़ गए। और इस बार अपमान सिर्फ गोपाल दास का नहीं था,
बल्कि पूरी मंडी का था। तभी एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, काका को मत सताओ, लेकिन उसे धक्का देकर चुप करा दिया गया। राजेंद्र ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, आज से जो भी यहां बैठना चाहता है उसे हमारा नियम मानना होगा। गोपाल दास कुछ नहीं बोले, बस झुके और सब्जियां समेटने लगे। उनके माथे से पसीना नहीं बल्कि अपमान टपक रहा था। उसी समय दूर खड़ा एक नौजवान सब देख रहा था। सादा कपड़े, आम आदमी जैसा चेहरा, लेकिन आंखों में प्रशासन की सख्ती। वह अनिरुद्ध वर्मा था, जिसने आज पहली बार महसूस किया कि फाइलों में लिखे कानून और जमीन पर चल रहे सच के बीच कितनी गहरी खाई है। उसने वहीं खड़े खड़े पूरे दृश्य की तस्वीरें खींची। लोगों की चुप्पी, सिपाहियों की मिली भगत और ठेकेदार के घमंड को अपने मन में दर्ज कर लिया। राजेंद्र और उसके आदमी चले गए। मंडी में फिर शोर शुरू हुआ, लेकिन अब वह शोर बेचने का नहीं, सहने का था। गोपाल दास ने ठेला समेटा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, आज मंडी में सब्जी कम बिकेगी। और अनिरुद्ध ने भीतर ही भीतर तय कर लिया कि अब यह कहानी सिर्फ उसके पिता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह उस हर इंसान की कहानी बनेगी जो रोज अपमान को अपनी रोजी के साथ तौलता है। और इस लड़ाई का अगला कदम बहुत शांत होगा, लेकिन बहुत भारी। तीसरे दिन की सुबह मंडी में कुछ अलग ही खामोशी लेकर आई थी। वह खामोशी जो तूफान से पहले हवा में तैरती है। गोपाल दास वर्मा आज फिर अपने ठेले पर बैठे थे, लेकिन उनके आसपास सब्जियों से ज्यादा सवाल बिखरे हुए थे। कल की घटना ने पूरे बाजार को भीतर तक हिला दिया था। लोग आपस में फुसफुसाते थे, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसी बीच अनिरुद्ध वर्मा पूरी तरह एक आम आदमी के भेष में मंडी पहुंचे। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षाकर्मी, बस सादा कुर्ता और शांत चेहरा, लेकिन उनके दिमाग में पूरी योजना तैयार थी। उन्होंने मंडी के अलग अलग कोनों में जाकर दुकानदारों से बात की, किसी से खुलकर, किसी से इशारों में, किसी से सिर्फ आंखों के इशारे से। हर किसी की कहानी एक जैसी थी, हफ्ता, डर और अपमान। अनिरुद्ध ने सब सुना, सब समझा और किसी को अपना परिचय नहीं दिया। उधर राजेंद्र चौधरी को लग रहा था कि उसने मंडी को पूरी तरह काबू में कर लिया है। वह फिर अपने आदमियों के साथ आया और इस बार और ज्यादा रौब दिखाने लगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज कोई भी नियम तोड़ेगा तो ठेला नहीं, पूरा कारोबार बंद करवा देंगे। सिपाही उसके साथ हंस रहे थे, मानो कानून उनका नौकर हो। तभी अनिरुद्ध भीड़ में आगे बढ़े और पहली बार शांत लेकिन भारी आवाज में बोले, नियम सबके लिए होते हैं, किसी एक के लिए नहीं। राजेंद्र ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी एक आम आदमी, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे लिए परेशानी। ये सुनकर भीड़ सन्न रह गई, क्योंकि उस आवाज में डर नहीं था। राजेंद्र गुस्से में आ गया और बोला, इसे भी हटाओ। लेकिन अनिरुद्ध पीछे नहीं हटे। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग दिखा दी। सिपाहियों की धमकी, सब्जियों की तोड़फोड़, गरीबों की बेबसी। अब पहली बार सिपाहियों के चेहरे पर पसीना आया। राजेंद्र समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी कौन है। भीड़ में हलचल बढ़ी। कुछ लोग पहली बार खुलकर बोले, यह गलत है। गोपाल दास चुपचाप सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक धीमी उम्मीद उभर रही थी। अनिरुद्ध ने अंत में सिर्फ इतना कहा, अभी तो शुरुआत है, और वहां से चले गए। मंडी फिर चल पड़ी, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। लोगों के भीतर दबा हुआ साहस जाग चुका था, और राजेंद्र पहली बार यह महसूस कर रहा था कि उसकी सत्ता की जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी है। अगले दिन मंडी में सूरज निकला तो उसके साथ ही अफवाहें भी फैलने लगीं कि ऊपर तक बात पहुंच चुकी है। गोपाल दास वर्मा अपने ठेले पर बैठे थे, लेकिन आज उनकी निगाहें बार बार रास्ते की ओर उठ जाती थीं, जैसे किसी अनजानी आहट का इंतजार हो। उधर नगर पालिका दफ्तर में राजेंद्र चौधरी बेचैन घूम रहा था, क्योंकि रात भर उसे नींद नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि जिस आम आदमी ने कल सवाल उठाया था वह साधारण नहीं था, और उसका शक सही भी था, क्योंकि उसी सुबह जिला कार्यालय में अनिरुद्ध वर्मा ने बिना शोर किए फाइलें खुलवाईं। मंडी से जुड़ी पुरानी शिकायतें, रसीदें, वीडियो और रिकॉर्डिंग एक एक कर सामने आने लगीं। तस्वीर साफ थी कि यह सिर्फ एक गोपाल दास का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सड़ांत थी।
अनिरुद्ध ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन नाम सामने लाए बिना, ताकि असली चेहरे खुद बेनकाब हों। उधर राजेंद्र अपने साथियों के साथ मंडी पहुंचा और इस बार और ज्यादा सख्ती दिखाने लगा, मानो डर से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसने चिल्लाकर कहा, आज कोई भी बोलेगा तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इस बार भीड़ चुप नहीं रही। किसी ने कहा, कल नियम की बात करने वाला सही था। किसी ने कहा, अब बहुत हो गया। गोपाल दास पहली बार सीधे खड़े हुए और बोले, मैं रोज डर के साथ सब्जी नहीं बेच सकता। यह सुनकर राजेंद्र का चेहरा तमतमा गया। उसी पल मंडी के बाहर सरकारी गाड़ियों की आवाज गूंजी। पुलिस और प्रशासन की टीम अंदर दाखिल हुई। सिपाही जो कल तक घमंड में थे आज सीधे खड़े हो गए। राजेंद्र के हाथ कांपने लगे। अनिरुद्ध वर्मा आगे आए। इस बार आम आदमी नहीं बल्कि जिला कलेक्टर के रूप में। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब कोई अभिनय नहीं होगा। मंडी में सन्नाटा छा गया। गोपाल दास की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं थे। यह उस पल के थे जब वर्षों का दबा हुआ सच आखिरकार बोल पड़ा था। पछिवा दिन मंडी में कुछ अलग ही माहौल था। जहां कल तक डर और धमकी की छाया थी, आज वहां केवल उत्साह, राहत और सम्मान का वातावरण फैला था। गोपाल दास वर्मा अपने ठेले पर बैठे थे। उनके हाथों में हरी भाजी और ताजे टमाटर थे, पर इस बार उनके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि संतोष और गर्व की चमक थी। अनिरुद्ध वर्मा, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में प्रशासन और न्याय का संतुलन मंडी तक पहुंचाया था, शांत रूप में ठेले के पास खड़े थे। राजेंद्र चौधरी और उसके लोग अब डर और पछतावे में चुप थे। उनकी आदतों और घमंड का पूरा सच अब खुलेआम सबके सामने था। अनिरुद्ध ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, आज से मंडी में मेहनत और ईमानदारी का सम्मान होगा। कोई भी भय का सामना करके किसी को डराने की कोशिश नहीं करेगा। लोग तालियों और उत्साह के साथ उनकी बात सुन रहे थे। बच्चे अपने पिता या दादाजी के हाथ पकड़कर ठेले के पास आए। महिलाएं हंसते हुए अपने थैले भर रही थीं। गोपाल दास वर्मा ने हृदय से कहा, बेटा, आज केवल सब्जी बेचना ही नहीं, सम्मान और न्याय भी हमारी झोली में लौट आए हैं। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, साहब, यही असली जीत है, केवल कानून का नहीं बल्कि इंसानियत का भी। मंडी में अब हर दुकानदार बिना डर के काम करने लगा। सिपाही जो पहले धमकी देते थे, वे अब शांत खड़े थे। राजेंद्र की अकड़ टूट चुकी थी और पूरे शहर में यह कहानी फैल गई कि किस प्रकार एक मामूली सब्जी वाले के ठेले ने और उसके बेटे के न्यायप्रिय फैसले ने अन्याय को हराया। गोपाल दास की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू भय के नहीं बल्कि संतोष और गर्व के थे। इस दिन से उनका ठेला सिर्फ सब्जियों का नहीं बल्कि साहस, ईमानदारी और न्याय का प्रतीक बन गया। और पूरे मंडी के लोग यह जान गए कि मेहनत और सच्चाई हमेशा विजयी होती हैं, जिससे हर किसी के दिल में उम्मीद और भरोसे की किरण जग गई। छठे दिन की सुबह मंडी में एक अजीब सा उत्साह और हल्की सी सन्नाटा दोनों झलक रहे थे। गोपाल दास वर्मा अपने ठेले पर बैठे थे, हाथों में धनिया और पालक की पत्तियां सजाते हुए, लेकिन आज उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। अनिरुद्ध वर्मा, जो अब पूरी तरह जिला कलेक्टर के रूप में मंडी में पहुंचे, उनके पीछे प्रशासन की टीम और कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राजेंद्र चौधरी और उसके आदमी अब डर के मारे चुप थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनका घमंड, अवैध वसूली और धमकियों का पूरा जाल प्रशासन के सामने उजागर हो चुका था। अनिरुद्ध ने मंडी के बीच खड़े होकर सभी दुकानदारों और भीड़ को संबोधित किया और कहा, आज से इस मंडी में कोई भी दुकानदार या मजदूर डर के कारण चुप नहीं रहेगा। मेहनत और ईमानदारी ही सर्वोच्च है। लोग पहली बार खुलकर तालियां पीटने लगे और गोपाल दास के ठेले के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। राजेंद्र के चेहरे पर चिंता और असहायता साफ दिख रही थी। सिपाही जो पहले धमकियां देते थे, आज सिर झुकाए खड़े थे। अनिरुद्ध ने ठेला पर खड़े होकर राजेंद्र को धीरे से कहा, अब तुम्हें न्याय का सामना करना होगा और अपने कृत्यों के लिए जवाबदेह बनना होगा। राजेंद्र ने हल्की हाँ में जवाब दिया और अंततः अदालत में पेश होने के लिए तैयार हुआ। गोपाल दास वर्मा ने हृदय से राहत महसूस की और कहा, बेटा, आज केवल मेरा ठेला नहीं, पूरे मेहनतकशों का सम्मान बचा है। बच्चों की चहचहाहट,
महिलाओं की खुशियां और दुकानदारों की राहत की आवाज ने पूरे मंडी का माहौल बदल दिया। अनिरुद्ध ने गोपाल दास को मुस्कुराकर देखा और कहा, साहब, आज न्याय की जीत हुई है, लेकिन यह याद रखिए, मेहनत और ईमानदारी ही असली ताकत है। गोपाल दास की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं, बल्कि संतोष और गर्व के थे। पूरे दिन मंडी में उत्सव जैसा माहौल रहा। लोग अपने ठेले सजाने लगे और अनिरुद्ध की न्यायप्रियता की कहानी शहर भर में फैल गई। और इस तरह गोपाल दास वर्मा का ठेला सिर्फ सब्जियों का नहीं, बल्कि साहस, सम्मान और न्याय का प्रतीक बन गया, जिससे पूरे शहर के लोग प्रेरित हुए कि मेहनत और सत्य हमेशा विजयी होते हैं। और न्याय की यह जीत हर किसी के दिल में उम्मीद की किरण जगा गई। मंडी में उस दिन का सूरज ढल तो गया, लेकिन उसके साथ ही वर्षों से जमी हुई एक परत भी उतर चुकी थी। गोपाल दास वर्मा जब शाम को ठेला समेटकर घर लौटे तो कदमों में थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे जीवन ने पहली बार उन्हें सीधा होकर सांस लेने की इजाजत दी हो। घर पहुंचकर उन्होंने दीवार पर टंगी पत्नी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बहुत देर तक कुछ बोले नहीं, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। उधर अनिरुद्ध वर्मा अपने सरकारी आवास में बैठा अगले दिनों की फाइलें देख रहा था, लेकिन कागजों पर लिखे शब्द उसे बार बार मंडी की उस दोपहर की ओर खींच ले जाते, जहां एक बूढ़ा पिता झुका हुआ था और पूरा सिस्टम खड़ा होकर भी छोटा लग रहा था। अनिरुद्ध जानता था कि न्याय की यह जीत अंतिम नहीं है, बल्कि यह तो उस रास्ते का पहला मोड़ है जहां से असली परीक्षा शुरू होती है। अगले ही दिन जिले के कई इलाकों से शिकायतें आने लगीं। कहीं अवैध वसूली, कहीं जमीन कब्जा, कहीं सरकारी योजनाओं में खुली लूट। लोगों को अब भरोसा हो गया था कि अगर सच बोला जाए तो कोई सुनने वाला भी है। गोपाल दास जब मंडी पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि लोग अब उन्हें सिर्फ सब्जी वाला नहीं, बल्कि सम्मान की मिसाल समझने लगे हैं। कोई उनके पैर छूता, कोई हाथ जोड़ता, और गोपाल दास हर बार एक ही बात कहते, मैंने कुछ नहीं किया, बस डरना छोड़ दिया। लेकिन डर छोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है, यह बात वे अब समझ चुके थे। उधर राजेंद्र चौधरी, जो अब खुलेआम न सही लेकिन अंदर ही अंदर सुलग रहा था, अपने टूटे हुए साम्राज्य को वापस पाने के रास्ते तलाशने लगा। उसे पता था कि सीधी टक्कर अब संभव नहीं, इसलिए वह चुपचाप उन लोगों को इकट्ठा करने लगा जो बदलाव से डरते थे, क्योंकि जिनका फायदा अन्याय में होता है, उन्हें न्याय सबसे ज्यादा चुभता है। मंडी के माहौल में भले शांति दिख रही थी, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव घुला हुआ था, जैसे सबको पता हो कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक शाम अनिरुद्ध अचानक बिना किसी सूचना के मंडी पहुंचे। गोपाल दास उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, आज जल्दी आ गए। अनिरुद्ध ने ठेले के पास खड़े होकर सब्जियों की टोकरियां ठीक कीं और कहा, बाबूजी, कभी कभी लड़ाई जीतने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। गोपाल दास ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, बेटा, जिसने सच का रास्ता चुना हो उसे हर रोज परीक्षा देनी पड़ती है। उसी समय मंडी के कोने में खड़े कुछ लोग यह दृश्य चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों में सम्मान नहीं बल्कि गणना थी, जैसे वे तय कर रहे हों कि अगला वार कहां करना है। अनिरुद्ध ने भी यह नजरें देख ली थीं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि असली संघर्ष अब खुले नहीं बल्कि छुपे हुए रास्तों से आने वाला है। और यही वह मोड़ था जहां एक साधारण सब्जी वाले का जीवन, एक ईमानदार कलेक्टर का कर्तव्य और एक पूरे जिले की नियति आपस में और गहराई से जुड़ने वाली थी। मंडी में उस दिन का सूरज ढल तो गया, लेकिन उसके साथ ही वर्षों से जमी हुई एक परत भी उतर चुकी थी। गोपाल दास वर्मा जब शाम को ठेला समेटकर घर लौटे तो कदमों में थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे जीवन ने पहली बार उन्हें सीधा होकर सांस लेने की इजाजत दी हो। घर पहुंचकर उन्होंने दीवार पर टंगी पत्नी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बहुत देर तक कुछ बोले नहीं, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। उधर अनिरुद्ध वर्मा अपने सरकारी आवास में बैठा अगले दिनों की फाइलें देख रहा था, लेकिन कागजों पर लिखे शब्द उसे बार बार मंडी की उस दोपहर की ओर खींच ले जाते, जहां एक बूढ़ा पिता झुका हुआ था और पूरा सिस्टम खड़ा होकर भी छोटा लग रहा था। अनिरुद्ध जानता था कि न्याय की यह जीत अंतिम नहीं है, बल्कि यह तो उस रास्ते का पहला मोड़ है
जहां से असली परीक्षा शुरू होती है। अगले ही दिन जिले के कई इलाकों से शिकायतें आने लगीं। कहीं अवैध वसूली, कहीं जमीन कब्जा, कहीं सरकारी योजनाओं में खुली लूट। लोगों को अब भरोसा हो गया था कि अगर सच बोला जाए तो कोई सुनने वाला भी है। गोपाल दास जब मंडी पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि लोग अब उन्हें सिर्फ सब्जी वाला नहीं बल्कि सम्मान की मिसाल समझने लगे हैं। कोई उनके पैर छूता, कोई हाथ जोड़ता, और गोपाल दास हर बार एक ही बात कहते, मैंने कुछ नहीं किया, बस डरना छोड़ दिया। लेकिन डर छोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। यह बात वे अब समझ चुके थे। उधर राजेंद्र चौधरी, जो अब खुलेआम न सही लेकिन अंदर ही अंदर सुलग रहा था, अपने टूटे हुए साम्राज्य को वापस पाने के रास्ते तलाशने लगा। उसे पता था कि सीधी टक्कर अब संभव नहीं, इसलिए वह चुपचाप उन लोगों को इकट्ठा करने लगा जो बदलाव से डरते थे, क्योंकि जिनका फायदा अन्याय में होता है उन्हें न्याय सबसे ज्यादा चुभता है। मंडी के माहौल में भले शांति दिख रही थी, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव घुला हुआ था, जैसे सबको पता हो कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक शाम अनिरुद्ध अचानक बिना किसी सूचना के मंडी पहुंचे। गोपाल दास उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, आज जल्दी आ गए। अनिरुद्ध ने ठेले के पास खड़े होकर सब्जियों की टोकरियां ठीक कीं और कहा, बाबूजी, कभी कभी लड़ाई जीतने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। गोपाल दास ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, बेटा, जिसने सच का रास्ता चुना हो उसे हर रोज परीक्षा देनी पड़ती है। उसी समय मंडी के कोने में खड़े कुछ लोग यह दृश्य चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों में सम्मान नहीं बल्कि गणना थी, जैसे वे तय कर रहे हों कि अगला वार कहां करना है। अनिरुद्ध ने भी यह नजरें देख ली थीं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि असली संघर्ष अब खुले नहीं बल्कि छुपे हुए रास्तों से आने वाला है। और यही वह मोड़ था जहां एक साधारण सब्जी वाले का जीवन, एक ईमानदार कलेक्टर का कर्तव्य और एक पूरे जिले की नियति आपस में और गहराई से जुड़ने वाली थी। मंडी में उस सुबह कुछ अजीब सा था। भीड़ थी लेकिन आवाज कम। लोग थे लेकिन नजरें ज्यादा बोल रही थीं। गोपाल दास वर्मा रोज की तरह ठेला लगाकर बैठे थे, पर आज उनके मन में बिना वजह एक बोझ था, जैसे कोई अनहोनी उनके आसपास चक्कर काट रही हो। उन्होंने खुद से कहा कि शायद यह उम्र का असर है, पर सच यह था कि डर अक्सर बिना आवाज दिए आ जाता है। उधर अनिरुद्ध वर्मा अपने दफ्तर में एक अहम बैठक के लिए तैयार हो रहे थे। जिले की कई फाइलें निर्णायक मोड़ पर थीं, और कुछ फैसले ऐसे थे जो सीधे उन लोगों को चोट पहुंचाने वाले थे जिनकी जड़ें गहरी थीं। बैठक शुरू होने से ठीक पहले उनके मन में अचानक पिता का चेहरा कौंधा। उन्होंने अपने निजी सहायक से बस इतना कहा, मंडी पर नजर रखी जाए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह आदेश एक बेटे के डर से निकला है। मंडी में दोपहर होते होते कुछ अनजान चेहरे फिर दिखने लगे। वे सब्जी नहीं खरीद रहे थे, बस ठेले के आसपास घूम रहे थे। गोपाल दास ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि डर दिखाना ही डर को बुलावा देना है। तभी अचानक भीड़ में हलचल हुई। किसी ने जोर से कहा, अरे हटो। और इससे पहले कि कोई समझ पाता, गोपाल दास का ठेला जोर से धक्का खाकर पलट गया। सब्जियां फिर जमीन पर बिखर गईं। वही टमाटर, वही पालक, वही धनिया। लेकिन इस बार यह संयोग नहीं था। 2-3 लोग जानबूझकर आगे बढ़े और चिल्लाने लगे, देखो, प्रशासन की शह में ये लोग नियम तोड़ रहे हैं। भीड़ भ्रम में पड़ गई। कुछ लोग चुप रहे, कुछ पीछे हट गए। गोपाल दास जमीन पर गिरी सब्जियों को उठाने झुके ही थे कि किसी ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, अब बहुत हो गया बूढ़े। यह शब्द नहीं थे, चेतावनी थी। उसी पल मंडी में मौजूद पुलिस आगे बढ़ी, लेकिन इस बार उनका रवैया पहले जैसा साफ नहीं था, जैसे किसी अदृश्य दबाव में हो। गोपाल दास को कुछ देर के लिए थाने ले जाया गया, बिना किसी ठोस आरोप के, बस शांति भंग के नाम पर। और यही वह क्षण था जहां कहानी ने सबसे दर्दनाक मोड़ लिया। उधर अनिरुद्ध को बैठक के बीच खबर मिली। उन्होंने एक पल में सब समझ लिया। बैठक अधूरी छोड़कर वे सीधे खड़े हुए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि वह ठंडा संकल्प था जो बहुत खतरनाक होता है। थाने पहुंचते ही उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, बस कागज देखे, सवाल पूछे और एक एक कर सारी हवा निकाल दी। जब गोपाल दास बाहर आए तो उन्होंने बेटे को रोका और कहा, बेटा, कुर्सी पर बैठकर बदला मत लेना।
अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बाबूजी, यह बदला नहीं है, यह सीमा तय करना है। उसी शाम पूरे जिले में यह खबर फैल गई कि किसी ने कलेक्टर के पिता को छूने की कोशिश की है, और अगली सुबह तक कई चेहरों से नकाब उतर चुके थे। राजेंद्र चौधरी का नाम फिर सामने आया, सीधे नहीं, लेकिन हर धागा वहीं जाकर जुड़ रहा था। अनिरुद्ध ने इस बार कोई चेतावनी नहीं दी। उन्होंने जांच को एक स्तर ऊपर उठा दिया। मंडी के लोग पहली बार खुलकर गवाही देने लगे, क्योंकि अब यह लड़ाई सबकी हो चुकी थी। गोपाल दास घर में चुपचाप बैठे रहे। शरीर थका हुआ था, लेकिन आत्मा सीधी खड़ी थी। उन्होंने बस इतना कहा, अगर मेरी तकलीफ से दूसरों का डर टूटे तो यह सौदा महंगा नहीं। और अनिरुद्ध उस रात देर तक सो नहीं पाए, क्योंकि वे जानते थे कि अब यह कहानी अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां न्याय सिर्फ साबित नहीं होगा बल्कि स्थायी बनेगा, या फिर बहुत कुछ तोड़ देगा। जिले की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही साफ थी, जैसे हवा तक जानती हो कि आज कोई अधूरा हिसाब पूरा होने वाला है। गोपाल दास वर्मा रात भर ठीक से सो नहीं पाए थे। शरीर में थकान थी, लेकिन मन अजीब तरह से स्थिर था। उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि डर से बचने का सबसे पक्का तरीका है डर को देख लेना। उधर अनिरुद्ध वर्मा के लिए यह दिन सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी था। उन्होंने रात ही रात सभी सबूतों को अंतिम रूप दिया। गवाहों के बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग, लेन देन के कागज, पुलिस की मिलीभगत, हर परत अब खुल चुकी थी। सुबह होते ही जिले में एक के बाद एक कार्रवाई शुरू हुई। जिन सिपाहियों ने कभी वर्दी को डर का हथियार बनाया था, वे अब खुद जवाबदेही के घेरे में थे। राजेंद्र चौधरी को इस बार कोई बचाव नहीं मिला, न सिफारिश चली न दबाव, क्योंकि जब सच्चाई एक बार खुलकर खड़ी हो जाए तो सत्ता भी चुप हो जाती है। मंडी में जब यह खबर पहुंची तो लोगों ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई जुलूस नहीं निकला, बस एक गहरी सांस ली गई। वह सांस जो बरसों से रुकी हुई थी। गोपाल दास अपने ठेले पर बैठे थे। उन्होंने सब्जियां वैसे ही सजाईं जैसे हर दिन सजाते थे, लेकिन आज उनके हाथ कांप नहीं रहे थे। एक बच्चा पास आया और बोला, काका, अब कोई ठेला नहीं गिराएगा ना? गोपाल दास ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अब अगर कोई गिराएगा तो 100 लोग उसे उठने नहीं देंगे। यह जवाब सुनकर आसपास खड़े लोगों की आंखें नम हो गईं। दोपहर होते होते अनिरुद्ध वर्मा खुद मंडी पहुंचे। न कोई भाषण, न कोई मंच। वे सीधे ठेले के पास आए, सब्जी उठाई और पूरे पैसे दिए। गोपाल दास ने पैसे वापस करने चाहे, लेकिन अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी, आज मैं सिर्फ आपका बेटा नहीं, एक ग्राहक हूं। उस पल मंडी में जो सन्नाटा था वह किसी आदेश का नहीं बल्कि सम्मान का सन्नाटा था। अनिरुद्ध ने लोगों की ओर देखकर बस इतना कहा, न्याय किसी एक दिन का काम नहीं होता, यह रोज निभाया जाता है। और फिर वे चले गए। कोई तालियां नहीं बजीं, लेकिन हर दिल में यह बात बैठ गई। समय बीतने लगा। मंडी फिर से अपनी रोजमर्रा की आवाजों से भर गई। सौदे होते, हंसी होती, बहस होती, लेकिन डर नहीं रहा। राजेंद्र चौधरी का नाम अब मिसाल की तरह लिया जाने लगा। एक चेतावनी के रूप में गोपाल दास का ठेला धीरे धीरे शहर की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से आते और कहते, यही है वह ठेला। लेकिन गोपाल दास हर बार यही कहते, यह कहानी मेरी नहीं, उस दिन की है जब सबने चुप रहना छोड़ दिया। अनिरुद्ध वर्मा के लिए यह मामला उनकी नौकरी की फाइल में एक केस बनकर बंद हो गया, लेकिन उनके जीवन में यह एक स्थायी सीख बन गया कि अगर कुर्सी पर बैठा इंसान नीचे झुके हुए आदमी की आंखों में देख सके तो व्यवस्था बदली जा सकती है। वर्षों बाद भी जब मंडी में सुबह की पहली हलचल शुरू होती, सब्जियों की खुशबू हवा में घुलती और गोपाल दास अपने ठेले पर बैठते, तो उस जगह पर सिर्फ सब्जियां नहीं बिकती थीं, वहां साहस, आत्मसम्मान और न्याय रोज बिकते थे, बिना तौल में बेईमानी के। और यही इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि असली अर्थ। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो ऐसे ही सच्चाई, साहस और इंसानियत से भरी कहानियों के लिए मेरे चैनल को प्यार से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक क्लिक मेरी अगली कहानी की ताकत बनेगा।